Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this is the continuous part of our series of video of polity. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। अभी तक हम पिछले वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और ये उनसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट संसद। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एज कंटिन्यूस द यूनियन द एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट 5th में है, और फ्रॉम आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 तक पार्लियामेंट ये डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी के अंदर आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है और पर्टिकुलर जो आता है पार्लियामेंट में उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या है। जो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बाईकैमरल है, मतलब 2 हाउसेस का है, 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी की वजह से ही इसको बाईकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। यही इंडिया ने ये कहा बाईकैमरल लेजिस्लेचर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। ओके, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पार्लियामेंट, एक अगर वर्ड पार्लियामेंट बोलते हैं हम तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, किस चीज़ का कंसिस्ट है ये पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट मेनली 3 चीज़ का कंसिस्ट है। सबसे पहला प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, मतलब जो दोनों हाउस है प्लस द प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट को, तीनों को मिला के ही क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने का। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मेंबर एमपी जो इलेक्ट होके आते हैं वो राज्यसभा में आते हैं या फिर लोकसभा में आते हैं। वैसे ही अगर एमपीज इलेक्ट होके आते हैं तो आप देखते होंगे काफ़ी, अगर आपने राज्यसभा या लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखी है तो काफ़ी सीट्स होती है, उधर काफ़ी चेयर्स बनी होती है। तो उन चेयर्स में बैठने कितनी, एक पर्टिकुलर हाउस में कितनी चेयर होती है, मतलब पर्टिकुलर हाउस में कितनी सीट्स होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की जो सीट्स हैं टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई कि मैक्सिमम सीट राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, 250। मैक्सिमम राज्यसभा की सीट कितनी होनी चाहिए, दी गई है, मैक्सिमम है अभी नहीं, ये अभी बाद में डिस्कस करें, लेकिन अभी दी गई है, पर्टिकुलर फिक्स्ड है कि जो सीट्स होनी चाहिए राज्यसभा की 250। राज्यसभा की सीट्स के बारे में जब हमने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया था, अनुसूचियों के बारे में बात किया था, तब हमने देखा था कि जो 4th शेड्यूल है उसमें अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया गया था। अगर याद नहीं है तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो एक बार वापस देख लो। ठीक है, तो राज्यसभा के हम जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है 4th शेड्यूल के तरह सीट्स अलोकेट होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी होगी, 250। ओके, मैक्सिमम सीट को डिवाइड कैसे किया गया कि भाई 238 जो सीट्स हैं उसके जो मेंबर्स आएंगे वो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी से आएंगे। जो स्टेट है टोटल 28 और यूनियन टेरिटरी से आएंगे। अब यूनियन टेरिटरी यहाँ पर कौन कौन सी है, सारी नहीं है, जितनी यूनियन टेरिटरी उतनी नहीं है, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी है। एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी। ये 2 यूनियन टेरिटरी है जिनको यहाँ पे इलेक्ट होने का, ये 2 यूनियन टेरिटरी है जहां पे इनके जो मेंबर्स है इलेक्ट हो सकते हैं। ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं कि नॉमिनेटेड, ये कौन है, ये नॉमिनेटेड पर्सन है। इनको नॉमिनेट कौन करता है, हमने प्रेसिडेंट के टाइम पढ़ा था कि जो राज्यसभा में है प्रेसिडेंट 12 पर्सन को नॉमिनेट करता है। तो ये नॉमिनेट करने वाले प्रेसिडेंट होते हैं, 12 होते हैं। ये कहां से आते हैं, ये सिर्फ देखो एक इसकी ट्रिक है क्लास करके, ये जो सारे मेंबर्स है 12 मेंबर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की होती है। उनको अपॉइंट करने वाले कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इसको एक बार साइड में रखो, सीखो। एल से हो गया लिटरेचर, ए से हो गया आर्ट, एस से हो गया साइंस, फिर एस से हो गया सोशल साइंस। जो भी पर्सन इन चारों में से किसी में भी रिलेटेड होता है उसको नॉमिनेट किया जा सकता है एज ए राज्यसभा मेंबर। जैसे हमने किया था
जैसे आपने बहुत पॉपुलर एग्जांपल सुना है कि जो सचिन तेंदुलकर है वो भी एक राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। तो सचिन तेंदुलकर एज ए राज्यसभा मेंबर कौन से थ्रू आए थे? यहाँ स्पोर्ट्स तो सर कहीं लिखा ही नहीं है, ये साइंस है, सोशल साइंस है, तो वो आर्ट के थ्रू आए थे। किसके थ्रू? स्पोर्ट्स भी एक आर्ट है, तो आर्ट के थ्रू आए थे। मतलब जो भी मेंबर है उसको अपॉइंट करने का जो भी क्लास है वो लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल साइंस के अकॉर्डिंग आएगी। और जो भी 12 नॉमिनेटेड उनको नॉमिनेट कौन करेगा? उनको नॉमिनेट करने वाले कौन होंगे? प्रेसिडेंट। और याद रखना राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड है। आगे पढ़ते हैं कि जो ये तो हमने बात की थी मैक्सिमम की, लेकिन प्रेजेंट अभी हाल फिलहाल में कितनी सीटें भरी हुई है, ठीक है, उसके बारे में करते हैं। तो प्रेजेंट अभी 245, 250 मैक्सिमम थी, लेकिन 245 अभी तक फिल्ड है, बाकी 5 वैकेंट है, ठीक है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है अभी तक। तो 245 का डिवाइड कैसे हुआ? जो 245 सीट्स है उसमें 229 स्टेट्स के लिए है और उसमें से 4 है जो यूटी के लिए। यूटी हमने 2 बात की थी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, और 12 ऑफ कोर्स नॉमिनेटेड है। तो ये सारा मैथमेटिक्स है राज्यसभा की सीट्स का। आगे बात करते हैं लोकसभा की सीट्स के मैथमेटिक्स की। लोकसभा की सीट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 552। इसके बारे में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले सीट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम सीट्स कितनी होनी चाहिए राज्यसभा लोकसभा के? 552 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें से जो 530 है वो कहाँ से आएगी? स्टेट से, और जो 20 है वो यूटी से आएगी। जो भी जितने भी यूटी से उनको सबको मिला के जो भी अलोकेट की हुई है वहां से आएगी 20 सीट्स। और 2 सीट्स हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए है। 2 सीट किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियंस शायद में भी अभी हटा दी गई या फिर ऐसा कुछ चल रहा है, ये कुछ केस है इसका एंग्लो, लेकिन हमको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दी गई थी पहले भी कि 2 सीट्स किसके लिए होती है? एंग्लो इंडियंस के लिए। 20 यूटी के लिए, 530 स्टेट के लिए। तो आगे बात करेंगे, ये तो मैक्सिमम है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि इतनी सीट्स होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? एट प्रेजेंट हमने कितना एक्वायर किया हुआ है? 552 में से 545 हमने एक्वायर कर ली गई है, जिसमें से 530 स्टेट्स है। पहले 530 थी, अभी 530। नेता लोग एक सीट नहीं छोड़ते, 530 की 530 पूरी है, 530 की 530 स्टेट्स के लिए, लेकिन यूटी में कम पड़ जाती है। यूटी में मैक्सिमम 20 होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 30 की है। और ये नॉमिनेटेड, ये भी नॉमिनेटेड होता है, एंग्लो इंडियंस भी नॉमिनेटेड होते हैं। और नॉमिनेटेड किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एंग्लो इंडियंस 2 फिक्स है। तो ये थी सारी गणित लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिफरेंस करके, और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट, ताकि सही से हमको समझ में आए। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में और कुछ डिटेल जानने की। देखो, सबसे पहले राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा जिसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि अपर हाउस। राज्यसभा को ये हमेशा बोलते हैं अपर हाउस, और लोकसभा को हमेशा बोलते हैं लोअर हाउस। एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, याद रखने का तरीका, ठीक है। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस एंड राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। और काफी तरीके के नाम हैं, जैसे परमानेंट हाउस। इस राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि राज्यसभा के सारे मेंबर एक दिन सारे बाहर चले जाएंगे, भाई आज से तुम राज्यसभा के मेंबर नहीं हो, आपका टर्म खत्म हो चुका है। ऐसे कभी नहीं होगा, भंग कभी नहीं होगी राज्यसभा। तो ये हमेशा परमानेंट रहती है। क्यों नहीं होती वो आगे डिस्कस करेंगे हम। इसलिए ये हमेशा परमानेंट रहती है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। मेनली काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी इसका अलग नाम है। एक एल्डर्स हाउस, ये भी इसका अलग नाम है। देखो, एल्डर्स हाउस मतलब इसमें जो काफ़ी एज्ड पीपल आते हैं, जैसे इसकी एज की क्वालिफिकेशन ही देख लो आपको। जैसे राज्यसभा की एज की क्वालिफिकेशन है 35, इसकी एज की क्वालिफिकेशन है 25। सो इसकी वजह से इसको बोला जाता है एल्डर हाउस, और इसको बोला जाता है यंगर हाउस। इधर लिखा नहीं है, इसको बोला जाता है यंगर हाउस। एंड ऑफ कोर्स एज इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेम्परेरी हाउस, क्योंकि लोकसभा भंग हो सकती है। हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, एज पर जब भी पार्टी का खत्म हो जाता है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट इलेक्ट किए पीपल वो आके इधर बैठते हैं, ठीक है। ये पॉपुलर हाउस, इसका दूसरा नाम एक पॉपुलर हाउस भी है। सो काफ़ी नाम से इनको जानते हैं, काफ़ी नाम के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें एग्जामिनेशन में,
ठीक है। तो एज अभी देख लेते हैं कितनी है। राज्यसभा में आने के लिए एक पर्सन की एज होनी चाहिए 35, लोकसभा में आने के लिए सिर्फ 25, इसलिए इसको यंगर हाउस बोलते हैं, इसको एल्डर्स हाउस बोलते हैं। फिर बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि अगर एक बार आप राज्यसभा या फिर लोकसभा में इलेक्ट हो गए तो कितनी देर तक आप रह सकते हैं एज एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ड्यूरेशन जब राज्यसभा की बात करते हैं तो 6 ईयर्स, 1 साल ज्यादा लोकसभा से। लोकसभा में 5 साल, जब तक सरकार रहती है तब तक वो रहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सेम सरकार का ये रीजन है। तो जो 6 ईयर्स है वो है राज्यसभा के, 5 ईयर्स है लोकसभा के। मतलब एक बार इलेक्ट हो गया लोकसभा के लिए, तो अगर कुछ गलत नहीं किया, उसका रिमूवल नहीं हुआ, तब नहीं हुआ, सही तरीके से चला हो तो 5 साल तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, सरकार रहे ना रहे। फिर बात आती है, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा जो हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट हाउस है, तो इसमें मैं ऐसे बात करते हैं तो मेंबर्स रिटायर कैसे होते हैं। फिर अगर रिटायर होते हैं, रिटायर होने की बात होती है तो 1/3 मेंबर हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा से। ऐसे ही करते, इलेक्शन होते जाते हैं, रिटायर होते, इलेक्शन होते, रिटायर होते, इलेक्शन होते, रिटायर होते। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है राज्यसभा में, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोलता है, क्योंकि सारे एक साथ कभी भी क्या आज राज्यसभा खाली पड़ी है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए परमानेंट हाउस बोलते हैं, और इस तरीके से ये रिटायर होते हैं 1/3 पर सेकेंड ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है कांट बी डिसॉल्व। ये हमने अभी डिस्कस किया कि भाई डिसॉल्व नहीं हो सकती, इसको भंग नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। सेकंड है नो रिजर्वेशन फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कहाँ पे, राज्यसभा में। एज कंपेयर टू लोकसभा में, लोकसभा में ये रिजर्वेशन है, अलग से कुछ परसेंटेज में रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। अब बात करें लोकसभा के, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, हर 5 साल में लोकसभा खत्म होती है, हर 5 साल में लोकसभा खाली होती है। राज्यसभा का ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये हम कंपेयर ताकि कर रहे हैं ताकि हमको याद रखने में आसानी हो, कंपेयर इसलिए कर रहे हैं। देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब हम इनको वोट नहीं देते, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो पीपल ऑफ इंडिया है, जो इंडिया के लोग हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्ट वोट देते हैं एज इलेक्ट करने के लिए लोकसभा मेंबर को। लोकसभा मेंबर को इलेक्ट करने के लिए जो हम वोट देते हैं, पार्लियामेंट्री जो वोट्स होते हैं, संसद वोट होते हैं, वो हम देते हैं इस लोकसभा के एमपी को इलेक्ट करने के लिए। राज्यसभा का एमपी जो स्टेट्स और यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां से जो मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं वो इनके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, और हर 2 साल में ये खाली होती है। ये याद रखने की बात है, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्ट इनको इलेक्ट करने के लिए वोट नहीं दे सकता। डायरेक्ट इलेक्शन क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया इन्हीं को ही वोट करता है। जो हम बात करते हैं कि सरकार बनेगी, मेजोरिटी आएगी किसी की, वो लोकसभा सीट को ही गिन के करते हैं। हमने बात की थी लोकसभा सीट की 445 जो अभी अवेलेबल है, 552 मैक्सिमम है लेकिन 445 अभी अवेलेबल है। उसमें से जो भी मैक्सिमम लेके आ जाता है वो मेजोरिटी पार्टी होती है और जीत जाती है। यही डायरेक्ट इलेक्शन है लोकसभा, राज्यसभा का नहीं। अब स्पीकर की बात करते हैं। इतने सारे लोग राज्यसभा, इतने सारे लोग लोकसभा में बैठे हैं, तो मेन पर्सन जो ऊपर हाइट में बैठता है वो स्पीकर होता है। स्पीकर जो उनको एड्रेस करता है सारे को और प्रोसीडिंग चलाता है लोकसभा और राज्यसभा की। अब राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? राज्यसभा का स्पीकर हमेशा, हमने जब वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का स्पीकर होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, ठीक है। ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होते क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही स्पीकर होते हैं राज्यसभा के। अब बात करते हैं लोकसभा के स्पीकर की। लोकसभा के स्पीकर के लिए इलेक्शन होता है। लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन होता है। जो भी पार्टी है, वो जो भी मेंबर्स ऑफ लोकसभा है वो इलेक्ट करते हैं अपने एक स्पीकर को, ठीक है। ये स्पीकर इलेक्ट होने के बाद अपनी जो पार्टी है वहां से डिजाइन दे देता है, हट जाता है, क्योंकि ये बायस नहीं रहना चाहता है। ये एक प्रोविजन है, ठीक है। अब ये स्पीकर, जो ये वाला स्पीकर है, राज्यसभा के जो स्पीकर है और लोकसभा के स्पीकर है, इसमें से पावरफुल कौन है? मोस्ट पावरफुल देखा जाए तो रूल्स वगैरह यही बनाते हैं, मेन चीज इनके पास ही है, मनी बिल वगैरह। तो मेन पावर जो है लोकसभा के स्पीकर के पास है। दो इस पॉइंट से लेके देख लेते हैं कि किसके पावर स्पीकर किसके पास मोस्ट पावर है। जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, हमने बात की थी ज्वाइंट सीटिंग की, जब किस लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई भी पर्टिकुलर बिल को लेकर सहमति नहीं बन रही हो तो प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है
उसी जॉइंट सीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, बैठेगा कौन, सबसे ऊपर होगा कौन, राज्यसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। तो इसमें हमेशा लोकसभा का स्पीकर आता है, तो इससे हम पावर पता कर सकते हैं। और जब कोई भी मनी बिल पास होता है लोकसभा में, जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, तब वो बिल, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी डिसाइड करने का हक किसको है, ये भी डिसाइड करने का हक है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। ठीक है, ये भी डिसाइड करने का हक किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। और एक और पॉइंट है कि हम एक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी बनाई हुई है कि अगर कभी स्पीकर हमारे पास नहीं हो, कहीं किसी वजह से बाहर हो या फिर प्रोसीडिंग चलानी हो, तो हमारे पास एक डिप्टी स्पीकर भी होता है जो जिसका भी इलेक्शन होता है। अब डिप्टी स्पीकर का क्या है, जो इसका इलेक्शन हो गया, हमेशा जो 11th लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंट 11th लोकसभा से ये हो रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी का होगा। ठीक है, डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी, 11th लोकसभा से ये हो रहा है। ठीक है, ये बात होगी लोकसभा और राज्यसभा के स्पेसिफिक टाइम पार्ट के बारे में। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के बारे में और कुछ जानना चाहते हो डीप में, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, या फिर 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कुछ शॉर्ट्स में डाल देंगे, लेकिन हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो। वैसे ये सफिशिएंट है काफ़ी, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो। अब कुछ पॉइंट है जो स्टैटिक पॉइंट आ जाता है, नाम, फेमस नाम आ जाते हैं कि जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीवी मालवेंकर। ये जो पॉइंट है हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने स्टार्टिंग फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, वो जब एज ए लेजिस्लेचर बनाती थी, तब वो मिलते थे, तब उनको प्रिसाइड कौन करते थे, जीवी मालवेंकर, तभी वो कहलाए लोकसभा के पहले स्पीकर। अब हमने डिप्टी स्पीकर की बात की, तो डिप्टी स्पीकर भी सबसे पहले कौन है, M.A. अयंगर। M.A. अयंगर वॉज फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। फिर लोकसभा स्पीकर की मैक्सिमम टर्म, जो ऐसा लोकसभा स्पीकर जो मैक्सिमम टर्म तक रह चुका है सबसे ज्यादा, वो है बलराम जाखड़। मुझे आप अगर यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बलराम जाखड़ कितने टाइम तक लोकसभा स्पीकर रहे थे, मैक्सिमम है तो कितने टाइम तक रहे थे। लोकसभा स्पीकर डाइड इन ऑफिस, ऐसे लोकसभा स्पीकर एज ए स्पीकर रहते हुए उनकी डेथ हो गई है, वो है GMC बालयोगी। तो ये सब था पार्लियामेंट के बारे में। हमने पार्लियामेंट में पढ़ा, प्रेसिडेंट पहले पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा में हमने जितना कोशिश हो गया उतने जानने की कोशिश की, और आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें और स्पेसिफाई में पॉइंट में चले जाएंगे। बाकी सफिशिएंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना इस वीडियो में पढ़ाया गया। सो इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो में। देखते रहिए टीम विजन, हंसते रहिए और हैप्पी स्टडी।